द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में उतर रहे हैं और एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करेंगे। हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं है, ये इस बात से जुड़ा है कि हम मॉलिक्यूल्स को समझते कैसे हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा का जो असली सवाल है वो ये है, क्या हमें मॉलिक्यूल्स को उनकी एक तरह से स्थिर पहचान के आधार पर क्लासिफाई करना चाहिए, यानी उनमें कितने हैलोजन एटम्स हैं, या फिर हमें उनकी डायनामिक पोटेंशियल, मतलब वो क्या कर सकते हैं, उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर क्लासिफाई करना चाहिए, जो सीधे सीधे उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से जुड़ा होता है जिससे हैलोजन जुड़ा है। मैं ये तर्क दूंगी कि किसी भी वर्गीकरण की शुरुआत हमेशा सबसे सरल, सबसे मजबूत नींव से होनी चाहिए, और वो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या। ये सबसे सीधा और तार्किक तरीका है। और मेरा मानना है कि यह सादगी भ्रामक है। असली केमिस्ट्री रिएक्टिविटी में है, और इसलिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर आधारित वर्गीकरण ही हमें मॉलिक्यूल्स के व्यवहार के बारे में कुछ सार्थक बताता है। तो चलिए मैं अपनी बात रखती हूँ। देखिए, किसी भी साइंस में क्लासिफिकेशन का पहला रूल होता है, जो ऑब्जर्वेबल है, जो गिना जा सकता है, उससे शुरू करें। हैलोजन डेरिवेटिव्स के केस में ये हैलोजन एटम्स की संख्या है, 1, 2, 3। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ये हमें तुरंत मोनो, डाई और पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स जैसी बिल्कुल साफ साफ कैटेगरीज देता है। ये मॉलिक्यूल के फॉर्मूला और उसके मॉलिक्यूलर वेट से सीधे जुड़ा है। ये वो पहली जानकारी है जो आप किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में पूछते हैं। और ये सिर्फ गिनती पर खत्म नहीं होता। जब हम डायाहैलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम उन्हें जेमिनल और विसिनल में क्लासिफाई करते हैं। जेमिनल मतलब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर, और विसिनल मतलब वो पड़ोसी कार्बन एटम्स पर हैं। ये स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन जो है क्रूशियल है। ये हमें मॉलिक्यूल्स की एक व्यवस्थित इन्वेंट्री बनाने में मदद करता है। रिएक्टिविटी तो बात की बात है, वो तो स्ट्रक्चर का ही कॉन्सिक्वेंस है। पहले स्ट्रक्चर तो समझ लें। मैं मानता हूं कि गिनती एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये सतह पर खरोंचने जैसा है। ये केमिस्ट्री को एक स्टैम्प कलेक्शन की तरह देखने जैसा है। मेरे पास एक मोनोहैलोजन है, 2 डाईहैलोजन हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असली सार अणु की रिएक्टिविटी में है, और आपका सिस्टम इस सबसे जरूरी पहलू पर लगभग चुप है। अब मेरे अप्रोच को देखिए, जो कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर फोकस करता है, यानी कि वो sp3, sp2 या sp है। ये क्लासिफिकेशन कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अणु के केमिकल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है। ये हमें बताता है कि क्यों एलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड्स, जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, SN1 रिएक्शंस के लिए इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका कारण है कि वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनाते हैं। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज एक जगह फंसा नहीं रहता, बल्कि मॉलिक्यूल के पाई सिस्टम में फैल जाता है, जिससे वो इंटरमीडिएट आयन बहुत स्टेबल हो जाता है और रिएक्शन तेजी से होती है। इसी तरह ये मॉडल ये भी समझाता है कि विनाइलिक और एराइल हैलाइड्स, जिनमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति लगभग अनरिएक्टिव क्यों होते हैं। इसका कारण उनके CX बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और फिनल कार्बोकैटायन की हाई इंस्टेबिलिटी है। तो मेरा क्लासिफिकेशन सिर्फ ये नहीं बताता कि अणु में क्या है, बल्कि ये भविष्यवाणी करता है कि ये अणु क्या करेगा। ये ज्यादा पावरफुल है। एक मिनट रुकिए, आप कह रहे हैं कि संख्या आधारित सिस्टम प्रिडिक्ट नहीं करता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप एक पॉलीहैलोजन कंपाउंड जैसे टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 को ही ले लीजिए। उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस एक मोनोहैलो एल्केन जैसे क्लोरोमीथेन CH3Cl से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आग बुझाने के काम आता था। CH3Cl एक रिएक्टिव गैस है। ये अंतर सीधे तौर पर हैलोजन एटम्स की संख्या से जुड़ा है। और जो मैंने जेमिनल और विसिनल डायहैलाइड्स का उदाहरण दिया, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल क्यूरियोसिटी नहीं है। ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स की भविष्यवाणी के लिए क्रिटिकल है। जब आप एक जेमिनल डायहैलाइड को बेस के साथ ट्रीट करती हैं, तो आपको एक एल्काइन मिलता है। लेकिन जब आप एक विसिनल डायहैलाइड के साथ ऐसा करती हैं, तो आपको एक एल्कीन मिलता है। बिल्कुल अलग प्रोडक्ट्स। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल की है जो सीधे तौर पर बिहेवियर को कंट्रोल करती है। संख्या और स्थिति पहले आती है और व्यवहार उसका रिजल्ट होता है। मैं समझता हूं आप क्या कह रही हैं,
लेकिन ये अभी भी क्या होता है बता रहा है, क्यों होता है नहीं। आपका सिस्टम ऑब्जर्व करता है कि जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड्स अलग-अलग बिहेव करते हैं, लेकिन ये उस व्यवहार के इलेक्ट्रॉनिक रीजंस को नहीं समझाता। हाइब्रिडाइजेशन मॉडल हमें सीधे कोर इशू पर ले जाता है। ये बताता है कि एलेलिक हैलाइड्स रिएक्टिव क्यों हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण। ये बताता है कि एरिल हैलाइड्स अनरिएक्टिव क्यों हैं, sp2 कार्बन से जुड़े होने के कारण CX बॉन्ड छोटा और मजबूत होता है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जिसे तोड़ना मुश्किल है। आपकी प्रणाली एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी प्रणाली एक एक्सप्लेनेशन है। ये ज्यादा फंडामेंटल है। सोचिए, एक स्टूडेंट को आप क्या सिखा रही हैं? सिर्फ पैटर्न्स को याद करना या उन पैटर्न्स के पीछे की केमिस्ट्री को समझना? नहीं, मैं इस बात से असहमत हूं। किसी भी क्लासिफिकेशन का आधार स्ट्रक्चर होना चाहिए। रिएक्टिविटी स्ट्रक्चर का एक फंक्शन है, उसका आधार नहीं। चलिए मेरे दृष्टिकोण के एक और पहलू को देखते हैं। sp3 कार्बन से जुड़े एल्काइल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन। हम उन्हें प्राइमरी यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री और टर्शरी यानी 3 डिग्री में क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से स्ट्रक्चरल है। ये इस पर आधारित है कि हैलोजन से जुड़ा कार्बन कितने अन्य कार्बन ग्रुप से जुड़ा है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन की कोई बात नहीं है, सब sp3 हैं। सही बात है। फिर भी ये सरल स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन SN1 और SN2 रिएक्शंस की रेट्स के बारे में पावरफुल प्रिडिक्शंस करता है। 3 डिग्री हेलाइड्स SN1 से जाते हैं, 1 डिग्री हेलाइड्स SN2 से और 2 डिग्री बीच में कहीं होते हैं। ये एक तार्किक प्रोग्रेशन है। पहले हम गिनते हैं मोनो, डाई, फिर हम अरेंजमेंट देखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और फिर हम बिहेवियर का अनुमान लगाते हैं। आप सीधे रिएक्टिविटी पर जंप कर रही हैं, जो कि आ प्रियोरी नॉलेज की मांग करता है। मैं एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट अप्रोच का निर्माण कर रही हूं, जो ज्यादा लॉजिकल है। माफ कीजिए, लेकिन मैं इसे नहीं मान सकता। आप स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी को दो अलग-अलग चीजों के रूप में देख रही हैं। मैं उन्हें अविभाज्य, इंट्रिंसिकली लिंक्ड मानता हूं। आपके स्ट्रक्चर फर्स्ट अप्रोच में एक बहुत बड़ी कमी है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 1-क्लोरोप्रोपेन एक एल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और क्लोरोईथीन एक विनाइलिक हैलाइड जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आपके संख्या आधारित सिस्टम में ये दोनों मोनोहैलोजन कंपाउंड्स हैं। लीडिंग है। एक छात्र सोचेगा कि ये दोनों समान रूप से व्यवहार कर सकते हैं, जबकि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल विपरीत हैं। 1-क्लोरोप्रोपेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से गुजर सकता है, क्लोरोएथीन नहीं। हाइब्रिडाइजेशन बेस सिस्टम उन्हें पहले दिन से ही सही ढंग से अलग करता है, क्योंकि यह उस CX बॉन्ड पर फोकस करता है जो सभी रिएक्शंस का केंद्र है। यह उस ओवर सिंप्लीफिकेशन से बचता है जो आपके सिस्टम में इनहेरेंट है। ये एक लाइब्रेरी को किताबों के साइज के अनुसार ऑर्गेनाइज करने जैसा है। हाँ, ये आसान है, पर यह आपको ये नहीं बताता कि अंदर कहानी क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन जॉनरे के अनुसार ऑर्गेनाइज करने जैसा है। ये आपको बताता है कि आप अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। संख्या आधारित सिस्टम की खूबसूरती उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और क्लैरिटी में है। ये समझने में अविश्वसनीय रूप से आसान है। एक मॉलिक्यूल में या तो 2 हैलोजेंस होते हैं या नहीं, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है। ये छात्रों और रिसर्चर्स के लिए पहला और सबसे स्पष्ट क्लासिफिकेशन है। आप एक मॉलिक्यूल को देखती हैं, आप एटम्स को गिनती हैं और आप उसे एक कैटेगरी में रखती हैं। ये एक सॉलिड ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन प्रदान करता है। हाइब्रिडाइजेशन जैसी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इस फाउंडेशन के ऊपर बनाया जा सकता है, लेकिन फाउंडेशन खुद सिंपल और रोबस्ट होना चाहिए। आप घर की दूसरी मंजिल नींव डालने से पहले नहीं बना सकती। गिनती और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ही वो नींव हैं। लेकिन जो आसान है वो हमेशा सबसे उपयोगी नहीं होता। मैं इसे एक अलग तरीके से देखता हूं। हाइब्रिडाइजेशन पर फोकस करना हमें और छात्रों को मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए मजबूर करता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गहरी समझ के लिए एसेंशियल है। ये केवल मॉलिक्यूल्स को बक्सों में डालने के बारे में नहीं है, जैसा कि संख्या आधारित सिस्टम करता है। ये इस बारे में है कि वो बक्से क्यों मौजूद हैं और उनके गुण अलग-अलग क्यों हैं। ये एक ज्यादा इंटेलेक्चुअली रिग्रेस अप्रोच है। ये छात्रों को सिर्फ मेमोराइज करने के लिए नहीं, बल्कि रीजन करने के लिए इनकरेज करता है।
ये उन्हें पहले दिन से ही ये पूछने के लिए ट्रेन करता है कि इस बॉन्ड की नेचर क्या है और ये मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करेगा। ये एक ज़्यादा बेहतर पेडागॉजिकल अप्रोच है और एक ज़्यादा पावरफुल एनालिटिकल टूल भी। हम छात्रों को केमिस्ट बनाना चाहते हैं, अकाउंटेंट्स नहीं। अंत में मेरा मानना है कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण सबसे मौलिक है। आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यह एक अनिवार्य, स्पष्ट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिस पर रिएक्टिविटी सहित अन्य सभी एनालिसिस बनाए जाते हैं। आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी पर तब तक चर्चा नहीं कर सकती जब तक आप यह स्वीकार नहीं करती कि वे सभी मोनोहैलोजन कंपाउंड्स हैं। आप जेमिनल और विसिनल हैलाइड्स के अलग अलग व्यवहार पर तब तक बहस नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें डायहैलोजन कंपाउंड्स के रूप में क्लासिफाई नहीं करते। यह प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल है जिसके बिना आगे की चर्चा अर्थहीन और अव्यवस्थित हो जाएगी। यह केमिस्ट्री की वनमाला है जिसके बिना आप शब्द या वाक्य नहीं बना सकते। और मेरा निष्कर्ष यह है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर आधारित वर्गीकरण बेहतर है क्योंकि यह सीधे अणु की केमिकल नेचर और रिएक्टिविटी को एड्रेस करता है, जो किसी भी सार्थक केमिकल क्लासिफिकेशन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यह हमें बताता है कि अणु कैसा दिखता है से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो कैसे व्यवहार करता है। स्ट्रक्चर को जानना यूजफुल है, लेकिन रिएक्टिविटी की भविष्यवाणी करना ही केमिस्ट्री का एसेंस है। मेरा दृष्टिकोण हमें सीधे उस एसेंस तक ले जाता है, जबकि संख्या आधारित दृष्टिकोण हमें सतह पर ही रखता है। यह सिर्फ वर्णमाला सीखने जैसा नहीं है, यह व्याकरण सीखने जैसा है। यह हमें बताता है कि शब्द एक साथ कैसे काम करते हैं ताकि उनका कोई मतलब निकल सके। यह स्पष्ट है कि दोनों प्रणालियां एक दूसरे की विरोधी नहीं हैं, बल्कि हैलोजन डेरिवेटिव्स को देखने के दो अलग-अलग और मूल्यवान दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। एक दृष्टिकोण एक साफ सुथरी स्ट्रक्चरल इन्वेंट्री प्रदान करता है जो किसी भी सिस्टमैटिक स्टडी के लिए आवश्यक है। ये व्हाट इज देयर का सवाल है। बिल्कुल। और दूसरा दृष्टिकोण सीधे रिएक्टिव पोटेंशियल पर प्रकाश डालता है, जो अणु के व्यवहार के क्यों को उजागर करता है। यह व्हाट इट कैन डू का सवाल है। एक पूर्ण समझ के लिए दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करना आवश्यक है, और यह सामग्री हमें इन दृष्टिकोणों की गहराई से पड़ताल करने के लिए और भी बहुत कुछ प्रदान करती है।